बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से ही होंगे। CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद दोस्तों आपका लेक्चर चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसका नाम था 2 डायमेंशन मैक्सिमा प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को हमने एक एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व किया था जिस एल्गोरिदम का नाम था ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। अब दोस्तों उसी की दोबारा वो बात कर रहा है यहाँ पे। कहता है द प्रॉब्लम विद द ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम इज डैट इज इट यूजेस नो इंटेलिजेंस। कहता है हमारे डिसीजन के अंदर इनप्यूरिंग आउट डिसीजन, कहता है हमारे डिसीजन के अंदर जो है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम ने इतना इंटेलिजेंट वर्क नहीं किया था। वो इतना उसका एल्गोरिदम एफिशिएंट नहीं था, उसका एल्गोरिदम जो है बहुत देर लगा रहा था। अब दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, आज के लेक्चर 5 के अंदर हम अगेन जो 2 डायमेंशन मैक्सिमा प्रॉब्लम है उसको एक और सेकंड एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लेन स्वीप एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम क्या कहता है, दिस अप्रोच ऑफ सॉल्विंग जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स बाय स्वीपिंग अ लाइन अक्रॉस द प्लेन इज कॉल्ड प्लेन स्वीप। मतलब वो कह रहा है जनाब ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी जो एक लाइन है उसको अपने प्लान के ऊपर अक्रॉस द प्लान, हम अपने प्लान के ऊपर अपनी लाइन को स्वीप करते जाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली हमारी जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कारआमद होती है, इसलिए हम इसको प्लान स्वीप एल्गोरिदम कहते हैं। अब दोस्तों इस एल्गोरिदम के साथ जो है हम अपनी जो प्रॉब्लम थी 2 डायमेंशन मैक्सिमा उसको सॉल्व करेंगे। अब ज़रा इसको अच्छे से समझिएगा ये सॉल्व कैसे करती है आपकी प्रॉब्लम को। दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये ग्राफ हमने 2 डायमेंशन मैक्सिमा के अंदर पढ़ा था कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास वाई एक्सिस वाली वैल्यूज़ हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हमें कार की स्पीड बताई जा रही है और ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमें उसकी चीपेस्ट प्राइस बताई जा रही है कि कार कितनी सस्ती है। अब यहाँ पे देखें उसने वो ये सारी की सारी स्पीड है और ये सारी आपकी चीपेस्ट वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे सर ने कुछ रैंडम हमें पॉइंट्स दिए थे जैसे ये 2,5, 3,13, 4,11, 7,7, 9,10। अब दोस्तों ये जो है ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं जिसको वो पॉइंट P का नाम दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको याद हो तो अब मैंने आपको बताया था इस हर पॉइंट के अंदर 2 वैल्यू हैं। ये जो पहली वैल्यू ना जैसे यहाँ पे देखिए ये पहला पॉइंट है जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू है 2 और दूसरी वैल्यू है 5। अब दोस्तों ये जो 2 है ये बेसिकली आपकी स्पीड, कार की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो कामा 5 है ये आपकी चीपेस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी कार कितनी सस्ती है, ठीक है। इसी तरह देन ये दूसरा पॉइंट है जिसमें 3,13, ये 3 क्या है, 3 बेसिकली आपकी कार की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है और 13 जो है वो आपकी कार के सस्ते होने को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब आपकी कार कितनी सस्ती है, ठीक है। इसी तरह 4,11 में 4 जो है वो आपकी कार की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और 11 जो है वो इस पॉइंट P के अंदर आपकी कार की जो चीपेस्ट प्राइस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों बेसिकली आप इस स्वीप एल्गोरिदम में करते क्या, प्लेन स्वीप एल्गोरिदम में बेसिकली हम ना ये जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है ना, ये जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है इसके ऊपर हम ये जो आपको येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना, ये येलो कलर की लाइन आहिस्ता 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 एक्स एक्सिस के ऊपर आगे की मूव करेगी, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और मुझे एक बात बताएं, जब ये येलो कलर की लाइन इस तरह एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट टू राइट मूव करती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता तो क्या होगा, बेसिकली होगा ये कि ये जो आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं ये 1 बाय 1 जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब क्या, मतलब ये देखें अगर आप इस तरह एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ़्ट टू राइट चलें तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है कि आपकी कार की जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये बेसिकली इसका सबसे पहला बेनिफिट है इस एल्गोरिदम का कि इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमने एक रैंडम सी एक येलो कलर की लाइन ली है जो क्या कर रही है, लेफ़्ट टू राइट एक्स एक्सिस के ऊपर चलती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आगे की तरफ राइट की तरफ मूव करती जा रही है। तो जैसे जैसे ये येलो लाइन राइट की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कार की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब स्पीड की कोई परेशानी नहीं है। स्पीड की इसलिए हमें कोई परेशानी या टेंशन नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हम इस लाइन को आगे के मूव करेंगे तो हमारी कार की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, बढ़ेगी। अब सिर्फ हम बात करेंगे किसके ऊपर, ये जो वाई एक्सिस की वैल्यू है, मतलब ये जो कार की चीपेस्ट प्राइस है सिर्फ इसके ऊपर अब बात होगी, सिर्फ इसकी वैल्यू के ऊपर बात होगी। जो आपकी कार की स्पीड है अब इसके ऊपर बात नहीं होगी। समझ आएगी बात की। चलें अब ज़रा गौर कीजिएगा।
अब यहाँ पे दोस्तों हमने एक स्टैक ले लिया। अब क्या ले लिया, एक स्टैक। और आपको पता है स्टैक किस असूल पर काम करता है, स्टैक आपका जो होता है वो आपके लीफो के असूल पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो वैल्यू सबसे लास्ट पे स्टैक के अंदर एंटर होती है वो सबसे पहले जो है वो बाहर आउट हो जाती है, सबसे पहले बाहर जो है ना वो निकल जाती है। क्लियर। चलें अब नेक्स्ट देखें, ज़रा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कार की स्पीड, ये जो कार पहली वैल्यू ना, हर पॉइंट के अंदर ये जो पहली वैल्यू है, जैसे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इनको आपने अभी छोड़ दें, क्योंकि ये तो हमें पता लग गया कि जैसे जैसे ये वैल्यू आगे, ये लाइन आगे मूव करेगी तो कार की स्पीड ऐसा ऐसा क्या होगी, बढ़ेगी। अब सिर्फ हमने बात करनी है किसकी, कार की चीपेस्ट प्राइस की। अब देखिए वो कहना बता क्या जा रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास अब जो भी पहला पॉइंट आया ना, जो भी पहले पॉइंट के अंदर वैल्यूज आई हैं, स्पीड 2 वैल्यूज आई हैं, मतलब पॉइंट के अंदर 2,5 है ना, तो कहता है इस अपने पहले पॉइंट की वैल्यू को उठा कर क्या कर दो, स्टैक के अंदर एंटर कर दो। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई न्यू वैल्यू या कोई न्यू पॉइंट स्टैक के अंदर एंटर करेंगे ना, तो उसमें आप ये चेक करेंगे कि स्टैक में जो भी सब पहले से जो वैल्यू एंटर होगी ना, स्टैक में पहले से जो सबसे टॉप के ऊपर वैल्यू एंटर होगी, उसमें अगर आपकी ये जो वाई की वैल्यू है, मतलब ये जो सेकंड वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, अगर दोस्तों ये छोटी होगी न्यू आने वाली वैल्यू से, तो क्या होगा, पीछे वाली जो ओल्ड वैल्यू होगी वो स्टैक से ऑटोमेटिक पॉप हो जाएगी, स्टैक से बाहर निकल जाएगी। ये मतलब स्टैक में वैल्यू एंटर करने को पुश करते हैं और स्टैक से वैल्यू बाहर निकालने को पॉप करते हैं। चलें अब सबसे पहले दोस्तों ये जो पहला पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या है, 2,5। हम इसको उठाएंगे और उठा के स्टैक में एंटर कर देंगे। जैसे ये देखें स्टैक में आपको दिखाई दे रहा है ना 2,5, तो ये आपके पहले पॉइंट जो था पॉइंट पी, उसकी हमने वैल्यू जो है वो स्टैक में एंटर कर दी है। अब उससे पहले हमने चेकिंग क्यों नहीं की, क्योंकि उससे पहले स्टैक में कोई वैल्यू थी नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट पहले पॉइंट की वैल्यू उठा के स्टैक में रख दी। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है, आपने तरतीब से चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 3,13। अब 3,13 को जब हमने स्टैक के अंदर एंटर करेंगे तो लेकिन चेक क्या करेंगे वाई की वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू चेक नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो पहली वैल्यू ना यहाँ पे हर पॉइंट के अंदर जो पहली वैल्यू होगी उसको आप चेक नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ दूसरी वैल्यू चेक करेंगे। अब देखें दूसरी वैल्यू क्या है, ये जो दूसरा पॉइंट हमने पिक किया है 3,13, इसमें जो दूसरी वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू है वो है 13। अब 13 जो है कंपेयर होगा जो स्टैक में पहले से वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब 2,5 मतलब 5 के साथ। यहाँ पे सेकंड वैल्यू है 5 और जो हम न्यू वैल्यू एंटर करने जा रहे हैं उसमें सेकंड वैल्यू है 13। अब देखें 13 जो है 5 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो उसने क्या कहा था भला कि जो आप न्यू वैल्यू स्टैक के अंदर एंटर करेंगे, अगर उसमें सेकंड जो वाई की वैल्यू है, सेकंड मतलब जो वाई की वैल्यू होगी, अगर वो पहले से मौजूद पॉइंट की सेकंड वैल्यू से बड़ी होगी तो आप क्या करोगे, पहले वाली वैल्यू को पॉप कर दोगे, स्टैक से बाहर निकाल दोगे। अब क्या बोला, ये देखो दोस्तों जो दूसरा पॉइंट हम एंटर करने जा रहे हैं 3,13, उसमें 13 जो सेकंड वैल्यू है वो बड़ी है पहले से मौजूद वैल्यू 5, सेकंड वैल्यू 5 से। सो क्या होगा, ये 2,5 बाहर चला जाएगा और उसकी जगह पे ये 3,13 जो है वो अंदर एंटर हो जाएगा। देखें दूसरी पिक्चर में आपको ये दिखाया जा रहा है कि देखें 3,13 जो एंटर हो गया। देन दोस्तों नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अगला पॉइंट कौन सा, अगला पॉइंट है 4,11। अब 4,11 जब इस स्टैक में एंटर होगा तो क्या करेंगे हम जो हमारा पॉइंट के अंदर जो सेकंड वैल्यू है 11, 4,11 है ना, तो सेकंड वैल्यू कौन सी, 4 पहली वैल्यू है और 11 सेकंड वैल्यू है। तो अब देखें 11 जो है कंपेयर होगा किसके साथ, 13 के साथ। तो मुझे बताएं क्या 11 13 से बड़ा होता है, नहीं। तो क्या होगा भला, पहले वाली जो मौजूद वैल्यू है 3,13 ये स्टैक से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि उसने कहा था जो पहले से वैल्यू होगी ना वो स्टैक से बाहर तब जाएगी जब आपकी न्यू पॉइंट की सेकंड वैल्यू पहले से मौजूद पॉइंट की सेकंड वैल्यू से बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे 11 जो है वो 13 से बड़ा नहीं है, सो इसलिए ये 4,11 ऐसे स्टैक में एंटर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको जाकर दिखाता हूँ। और देखिए नेक्स्ट पिक्चर में क्या हुआ कि 4,11 जो था वो स्टैक में एंटर हो चुका है, पुश हो चुका है, लेकिन पहले से जो वैल्यू थी वो रिमूव नहीं हुई। क्यों रिमूव नहीं हुई, क्योंकि आपका ये जो सेकंड वैल्यू थी पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट की वो 11 जो है 13 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट दोस्तों अगला पॉइंट है हमारे पास 5,1। अब देखिए जब ये 5,1 अंदर एंटर होगा तो क्या होगा बोला, आपके नेक्स्ट पॉइंट की जो सेकंड वैल्यू है 1, ये आपके जो है पहले से मौजूद जो टॉप वाला पॉइंट है, टॉप वाला पॉइंट कौन सा, 4,11, क्योंकि पहले टॉप वाले पॉइंट से कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी सेकंड वैल्यू है 1 और यहाँ पे जो टॉप वाला पॉइंट है उसकी सेकंड वैल्यू है 11। तो 1 11 से बड़ा नहीं होता, सो इसलिए 5,1 जो है वो डायरेक्ट जो है स्टैक में एंटर हो जाएगा। तो देखें 5,1 जो है वो बगैर कोई वैल्यू स्टैक से रिमूव किए डायरेक्ट एंटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें नेक्स्ट आ रहा है जनाब, अगली वैल्यू है जी 7,7।
7,7। अब देखिए नेक्स्ट, देखें ज़रा गौर कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे ऊपर पहले आए, ये देखें अब नेक्स्ट पॉइंट था दोस्तों 7,7। अब इसमें इस पॉइंट में सेकंड वैल्यू क्या है 7, सेकंड वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू भी 7 है, सेकंड वैल्यू भी 7 है। अब देखिए 7 जो है वो आपसे यहाँ पे स्टैक में जो पहले से टॉप के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वो है जी 5,1। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट एंटर करने जा रहे हैं वो है जी 7,7। अब 7 जो है वो 1 से बड़ा होता है, सो इसलिए क्या होगा बोला, ये 5,1 जो है वो रिमूव हो जाएगा स्टैक से। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉप के ऊपर वैल्यू है वो आ गई 4,11। तो मुझे बताएं क्या 7 11 से भी बड़ा होता है? क्योंकि दोस्तों हम बारी बारी देखते जाएंगे, जो आपकी न्यू वैल्यू होगी ना, जो आपका न्यू पॉइंट आप एंटर करने जा रहे हो, अगर उसकी सेकंड वैल्यू आपके स्टैक में मौजूद तमाम की तमाम सेकंड वैल्यू से अगर बड़ी होगी तो क्या होगा वाला, सारी की सारी वैल्यू स्टैक से बाहर निकल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अब सिर्फ 7 जो है सिर्फ इस 5,1 वाले पॉइंट की वैल्यू से, सेकंड वैल्यू से बड़ा है, 4,11 से बड़ा नहीं है। सो इसलिए सिर्फ 5,1 जो है बाहर चला जाएगा, उसकी जगह पे 7,7 जो है अंदर एंटर हो जाएगा। तो देखें यही हुआ, 7,7 जो है अंदर एंटर हो गया और 5,1 जो है छोटा था वो बाहर चला गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 9,10, 9,10। अब देखें ये जो 10 है ये 7 से क्या बड़ा है ना, 7 जो पहले से वैल्यू यहाँ पे 7,7, उससे ये जो नेक्स्ट पॉइंट हम एंटर करने जा रहे हैं 9,10, 10 जो है वो 7 से बड़ा है। सो इसलिए ये 7,7 बाई चला जाएगा, इसकी जगह पे 9,10 जो है अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे अंदर एंटर हुआ तो आपकी जो न्यू शेप है, जो न्यू डायग्राम है वो कुछ इस तरह की बन गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट है जी, नेक्स्ट पॉइंट है 10,5। अब जब 10,5 हम एंटर करेंगे तो देखेंगे क्या हम जो न्यू पॉइंट एंटर करने जा रहे हैं क्या उसकी सेकंड वैल्यू क्या पहले से मौजूद जो हमारे पास वैल्यू है क्या उससे बड़ी है? नहीं। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसकी सेकंड वैल्यू 5 है और जो पहले से मौजूद वैल्यू है उसकी सेकंड वैल्यू 10 है। तो 5 10 से बड़ा नहीं होता, सो इसलिए 10,5 डायरेक्ट जो है स्टैक में एंटर हो जाएगा और आपकी जो न्यू डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। देखें 10,5 जो है डायरेक्ट स्टैक में एंटर हो गया। नेक्स्ट जो दोस्तों जो अगला पॉइंट आया हमारे पास वो है जी 12,12। अब मुझे बताएं ये जो न्यू पॉइंट आप एंटर करने जा रहे हो इसकी सेकंड वैल्यू क्या आपके स्टैक में मौजूद पहले से मौजूद पॉइंट की सेकंड वैल्यू से बड़ी है? यस। यहाँ पे सेकंड जो न्यू पॉइंट हम एंटर करने जा रहे हैं वो है 12,12, मतलब उसकी सेकंड वैल्यू क्या है 12। और यहाँ पे जो ओल्ड वैल्यू स्टैक में पड़ी हुई है टॉप के ऊपर उसका सेकंड पॉइंट है 5, तो 12 जो है 5 से बड़ा होता है। सो इसलिए ये 10,5 जो है स्टैक से बाहर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टैक में क्या रह जाएगा टॉप के ऊपर 9,10। अब देखें ये 12 जो है 10 से भी बड़ा है, सो ये 9,10 भी बाहर चला जाएगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या बचेगा, नेक्स्ट टैग में ये दो वैल्यू बचेगी 4,11 और 3,13। अब देखें ये जो न्यू वैल्यू है, न्यू पॉइंट है, इसकी सेकंड वैल्यू 12 जो है इस 4,11 की सेकंड वैल्यू से भी बड़ी है। देखें ये 12 जो है वो 11 से भी बड़ा है। दोबारा बता देता हूँ, 12 इस 5 से भी बड़ा है, ये 10,5 बाई चला जाएगा। उसके बाद ये 12 जो है 10 से भी बड़ा है, सो ये भी वैल्यू बाई चली जाएगी। उसके बाद 12 जो है इस 11 से भी बड़ा है, सो ये भी बाई चली जाएगी। बाकी क्या बच गया 3,13। क्या ये 12 13 से भी बड़ा है? नो। तो लिहाजा ये जो 3,13 ऐसे ही रहेगा और इसके ऊपर जो है ये 12,12 जो है एंटर हो जाएगा। ये देखें 3,13 वैसे ही रहा और उसके ऊपर जितनी वैल्यू थी वो सारी रिमूव होगी क्योंकि वो सारी सब की सब वैल्यूज़ की सेकंड वाली छोटी थी। 11 भी छोटा था, 10 भी छोटा था, 5 भी छोटा था, सब ये सारी बाई चलेगी और उनकी जगह पे 12,12 जो है वो अंदर एंटर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आया दोस्तों हमारे पास वैल्यू 13,3 क्योंकि ये 12, क्योंकि आपने तरतीब से चलना है। 12,12 के बाद अगली वैल्यू है 13,3 क्योंकि हमने x की आहिस्ता सा बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। तो 12 के बाद x की बड़ी वैल्यू कौन सी है 13, तो 13,3 को पिक करेंगे। जैसे ही पिक किया अब देखिए 13,3 की सेकंड वैल्यू कौन सी है 3 और यहाँ पे जो पहले से वैल्यू है वो है 12। तो क्या 3 12 से बड़ा होता है? नहीं। ये 13,3 जो है वो अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे दोस्तों अंदर एंटर होगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा 14,10। अब देखिए 10 जो है पहले से मौजूद जो वैल्यू थी 3 उससे बड़ा था, उससे बड़ी वैल्यू है। सो 13,3 जो है बाहर चला जाएगा, उसकी जगह पे ये 14,10 जो है अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन ये 10 जो है 12 से बड़ा नहीं था इसलिए ये 14,10 जो है वो अंदर एंटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है जी 15,7। अब ये 7 है ये ना तो 10 से बड़ा है, ना ही 12 से बड़ा है, ना ही 13 से बड़ा है। सो दोस्तों जो फाइनल आपकी डायग्राम आएगी वो कुछ इस तरह की होगी जिसमें देखें क्या हो रहा है। ये देखें ज़रा 15,7, 14,10, 12,12 और 3,13। इसमें देखें आपकी सारी तरतीब से वैल्यूज हमने एंटर कर दी हैं। अब ये आपका फाइनल मैक्सिमा था। इसमें देखें नेक्स्ट अब कोई भी पॉइंट नहीं है, लिहाजा हमारे जो यहाँ पे स्टैक के अंदर फाइनल पॉइंट आए हैं वो कौन से आए हैं 3,13, 12,12, 14,10 और 15,7।
तो देखिए कुछ इस तरह से हमने देखें कितना क्विकली जो है अपना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी देर लगाई है, वरना इतने देखें कितनी क्विकली काम कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों, इसी प्लान स्वीप एल्गोरिदम का जो है एल्गोरिदम का कोड है, ये सूडो कोड है इसका। अब इसको समझा देता हूँ मैं आपको इसका क्या मतलब है। सबसे पहले ये प्लान स्वीप मैक्सिमा जो है ये मेरे फंक्शन का नाम है। उसके बाद ये एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पी ऑफ 1, एन का मतलब क्या है, ये बेसिकली हमारे पास वो पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं। ये हमारे पास ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू आपको मिल रही है 2, 5, 4, 11, ये बेसिकली हमारे पॉइंट की वैल्यूज़ को ये जो एरे है पी वाली, ये बेसिकली हमारी क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पॉइंट की तमाम वैल्यूज़ को। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सॉर्ट पी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय एक्स। मतलब वो कह रहा है कि जो आपके पी पॉइंट के अंदर जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ है ना, जितनी भी एक्स वाली वैल्यूज़ है उनको सॉर्ट करो, उनको तरतीब दो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। मतलब पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से कहता तरतीब दो उनको। समझने की बात की चलें नहीं, तो यही बेसिकली वो कह रहा है कि अपने एक्स की एक्स बेसिकली क्या कह, एक्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी ये हर पॉइंट पी की पहली वैल्यू को, हर पॉइंट पी की पहली वैल्यू मतलब स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहता है एक्स की तमाम वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। उसके बाद स्टैक्स एस, कहता है फिर क्या करो, फिर एक न्यू स्टैक बनाओ एस के नाम से। ये देखो उसने एक स्टैक बनाया एस के नाम से। फिर नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फॉर आई 1 to n, मतलब वो कह रहा है एक फॉर लूप चलाओ जो जिसमें आई वेरिएबल जो है 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा, n तक। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स, मतलब आपके डायग्राम में कितने टोटल पॉइंट्स हैं वहाँ तक जो है वो आपके ये फॉर लूप चलेगी। उसके बाद ये क्या करेगी, वाइल, ये चेक करेगी एस डॉट नॉट एम्प्टी। कहता है अगर एस क्या है, स्टैक, कहता है जब स्टैक जो है वो एम्प्टी ना हो, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, एस डॉट टॉप मीन जो आपके स्टैक की ये टॉप वाली जो वैल्यू है, इसको वो टॉप कह रहा है। एस डॉट टॉप मीन कि आपकी स्टैक की जो टॉप वाली ये वैल्यू है, ठीक है, इसकी वो बात कर रहा है। कहता है अगर आपके स्टैक की जो टॉप वाली वैल्यू है डॉट वाई, स्टैक की टॉप वाला जो पॉइंट है सॉरी उसकी डॉट वाई मीन ये सेकंड वैल्यू उसकी, ये सेकंड वैल्यू उसकी, ठीक है। कहता है अगर आपके स्टैक में मौजूद ये जो टॉप वाला पॉइंट है इसकी ये जो सेकंड वैल्यू है, कहता है अगर ये छोटी हो या इक्वल हो किससे, आपके न्यू आने वाली पॉइंट की सेकंड वैल्यू से, तो फिर कहता क्या करो, एस डॉट पॉप। फिर कहता स्टैक में से जो टॉप वाला एस डॉट पॉप करने से क्या होता है, आपको पता है ना, स्टैक में से जब भी हम कोई वैल्यू पॉप करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली जो भी स्टैक में टॉप के ऊपर वैल्यू पड़ी होती है, मतलब टॉप के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, स्टैक से बाई चली जाएगी। यही बेसिकली वो कह रहा है। कहता जब तक ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता और जब तक स्टैक की जो टॉप वाले पॉइंट की सेकंड वैल्यू है अगर वो छोटी और इक्वल होती है न्यू मेरा पॉइंट की सेकंड वैल्यू से, तो कहता है तब तक क्या करते जाओ, एस डॉट पॉप, तब तक स्टैक में से वैल्यू पॉप करते जाओ, मतलब बाहर निकालते जाओ। और उसके बाद जब जो है ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, कहता फिर क्या करो, फिर एस डॉट पुश पी ऑफ आई। क्या मतलब क्या है, कहता फिर क्या करो, स्टैक के अंदर पुश करो, मतलब स्टैक के अंदर एंटर करो जो भी हमारे न्यू पॉइंट की 2 वैल्यूज़ हैं उनको। फिर उसके बाद लास्ट पे आउटपुट द कंटेंट्स ऑफ स्टैक है। फिर कहता है जो फाइनल आपके स्टैक में ये सारा कोड करने के बाद कहता है स्टैक में जो फाइनल आपकी वैल्यूज आएंगी ना, वही कहता है फाइनल आपकी क्या होगी, आउटपुट होगी। चलें, ये आपका कोड था। अब इसका जो दोस्तों उसने कहता है एनालिसिस ऑफ प्लान स्वीप एल्गोरिदम। कहता है जनाब जब हमने अपने इस प्लान स्वीप एल्गोरिदम का टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड की, मतलब आपको याद है ना मैंने टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना आपको सिखाई हुई है ऑलरेडी। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अगर इसकी आपको मैं कहूँ टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करो तो आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आपको पता ना, सबसे पहले जो मोस्ट इनर लूप होती है उसकी सबसे पहले जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल दो। सबसे पहले आप अपनी इस वाइल लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करोगे और उसके बाद फिर आप अपनी इस फॉर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करोगे और उसके बाद ये तो कांस्टेंट टाइम मतलब 1 टाइम चलेगी। तो फाइनल आपका जो है दोस्तों उसने पहले ही आपको बता दिया, कहता है अगर आप अपने प्लान स्वीप एल्गोरिदम को रन करो तो उसकी जो फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, थीटा ऑफ एन लॉग एन, मतलब उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एन लॉग एन। जबकि अगर आपको याद हो तो आपके ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आई थी, एन का क्यूब। एन अगर मैं आपको दिखा दूं पहले जाके तो आप जाके देख सकते हो कि आपका जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम था उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आई थी, उसकी सॉरी टाइम कम्प्लेक्सिटी आई थी एन का स्केयर, सॉरी मुझे याद आ गया, एन का उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आई थी एन का स्केयर। कहाँ गई हमारे पास, तो ये है दोस्तों मैक्सिमा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आई थी, एन का स्केयर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये लिखा हुआ है थीटा ऑफ एन स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इस चीज़ को
कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल गई थी थीटा ऑफ एन स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ से डायरेक्ट जो है वो हम 19 वाले पेज पे चले जाते हैं। ओके ठीक है। तो दोस्तों ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी आई थी एन का स्केयर, जबकि आपके प्लेन्स वेव एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आई है एन लॉग एन, जो कि बहुत ही कम है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम की निस्बत। वहाँ पे एन स्केयर था जो कि बहुत बड़ी हाईएस्ट वैल्यू थी, और यहाँ पे ये जो है क्या आई है एन लॉग एन, जो कि कम वैल्यू है। अब वो क्या करने जा रहा है, नेक्स्ट कहता है कंपैरिजन ऑफ ब्रूट फोर्स एंड प्लेन्स वेव एल्गोरिदम। अब देखें यहाँ पे एन स्केयर क्या है, आपकी ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी है, और डिवाइड बाय एन लॉग एन क्या है, आपके प्लान स्वीप एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी है। अब वो क्या करने जा रहा है, आपके ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी उसको, और जो आपके प्लान स्वीप एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसको, दोनों को आपस में क्या करने जा रहा है, डिवाइड करने जा रहा है। अभी देखें ऊपर ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी है, और ये नीचे प्लान स्वीप एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है। अब यहाँ से एन स्केयर जो है दोस्तों, इसमें से ये एन स्केयर में से ये कट हो जाएगा, ये नीचे जो एन है, ये जो पहला एन है ये कट हो जाएगा किसके साथ, ऊपर वाले एन स्केयर के साथ। तो एन स्केयर मतलब एक एन, ये ऊपर वाला एक एन जो है कट हो गया नीचे वाले एन के साथ, तो क्या हो गया, ऊपर के बच गया एक एन, क्योंकि दो एन थे ना, ऊपर एक एन खत्म हो गया, बाकी बच गया एक एन, और नीचे जो है एक एन जब कट हो जाएगा तो नीचे बाकी बच गया लॉग एन। तो मतलब जो आपका फाइनल 200 टाइम आएगा वो क्या आएगा, एन डिवाइड बाई लॉग एन डिवाइड बाई लॉग एन। ये आपका फाइनल जो है फाइनल कंपैरिजन टाइम आया है ब्रूट फोर्स का और प्लान स्वेप एल्गोरिदम का। अब दोस्तों वो आगे नेक्स्ट आपको ये बता रहा है, कहता है मान लो अगर आपके किसी एल्गोरिदम को एन टाइम लग रहा है टाइम चलते हुए, और एक को लॉग एन टाइम लग रहा है और एक को एन डिवाइड बाई लॉग एन लग रहा है, तो कहता है जनाब मान लो अगर आपका एन जो टाइम है अगर वो 100 दफ़ा चल रहा है, 100 सेकंड ले रहा है, तो कहता है जो आपका लॉग एन है ना वो 7 सेकंड लेगा, और जो एन डिवाइड बाई लॉग एन है वो कितने सेकंड लेगा, 15 सेकंड लेगा। अब नेक्स्ट देखें, लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने किया था, इफ़ प्लान स्वेप टेक्स 1 सेकंड द ब्रूट फोर्स विल टेक अबाउट 14 आवर्स। मतलब क्या कहता है, अगर आपका जो प्लान स्वीप एल्गोरिदम है वो 1 सेकंड ले रहा है ना चलते हुए, तो आपका जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है वो कितना टाइम ले रहा है, 14 घंटे ले रहा है। तो देखिए आपने कितना ज़्यादा डिफरेंस देखा है, कि मतलब आपका सेम एल्गोरिदम है, सेम प्रॉब्लम है, लेकिन उस सेम प्रॉब्लम को करने के लिए आपका अगर प्लान स्वेप एल्गोरिदम 1 सेकंड ले रहा है, तो उसकी बदले ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम जो है 14 घंटे जो है टाइम वेस्ट कर रहा है आपका। तो इसलिए दोस्तों हमने फिर ये देखा कि हमारे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लान स्वेप एल्गोरिदम है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम के। तो यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।